ये वही आदमी है जिसने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग की थी। इस शख्स का नाम है वेलुपिल्लई प्रभाकरण। राजीव गांधी की हत्या के 18 साल बाद श्रीलंका की सेना ने प्रभाकरण के लगभग पूरे वंश को खत्म कर दिया। बताया जाता है कि बच्चों से लेकर बाप तक श्रीलंकाई सेना के द्वारा किसी को भी नहीं छोड़ा गया। प्रभाकरण को तो इतनी गोली मारी गई कि उसका खोपड़ी खुल गया था। आप देख सकते हैं कि कैसे उसके माथे को ढक कर रखा गया है। यह वही कपड़ा है जिसे राजीव गांधी ने आखिरी बार पहना हुआ था। इस कपड़े की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जो बम धमाका हुआ था वह कितना पावरफुल था। अपने जीवन के अंतिम दिन राजीव गांधी जब अपने बुलेट प्रूफ कार से नीचे उतरे थे तब राजीव गांधी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि उस वक्त राजीव गांधी दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में चुनावी कैंपेन के लिए गए थे और अपने माथे में फूल लगाए। यह वही लड़की है जो अपने शरीर में बम फिट करके राजीव गांधी के पास गई थी। इस लड़की का नाम था कैलेवनी राजरत्नम। लोग इसे धनु के नाम से भी जानते थे। इस लड़की ने अपने शरीर में बम फिट किया था और जैसे ही राजीव गांधी अपने बुलेट प्रूफ कार से नीचे उतरते हैं, यह लड़की भीड़ का फायदा उठाकर राजीव गांधी के बेहद करीब चली जाती है और उनका पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है, एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में इस लड़की के साथ साथ राजीव गांधी के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। जरा सोचकर देखिए कि इस शख्स ने राजीव गांधी को मारने के लिए कितनी भयंकर प्लानिंग की थी। जिसे मारने के लिए भेजा गया उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। राजीव गांधी को मारने के लिए उस लड़की ने अपनी जान दांव पर लगा दी। राजीव गांधी की हत्या के लगभग 18 साल बाद 2009 में श्रीलंका की सेना ने मुख्य आरोपी वेलुपिल्लई प्रभाकरण को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बताया जाता है कि उन्हें इस कदर गोली मारी गई थी कि उनका खोपड़ी खुल गया था। प्रभाकरण के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा चार्ल्स एंथनी, छोटा बेटा बालचंद्रन और एक बेटी डुआरागा और पत्नी मथिवाथिनी एराम्बू। 18 मई साल 2009 को श्रीलंका की सेना ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बड़े बेटे चार्ल्स एंथनी को जब मारा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। छोटे बेटे बालचंद्रन की उम्र महज 12 साल की थी और बेटी डुआरागा की उम्र 22 साल की थी। प्रभाकरण श्रीलंका का ही एक उग्रवादी नेता था जिसने श्रीलंका में तमिल इलम नाम की एक पार्टी बनाई थी और उसकी एक अपनी सेना भी थी जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो चाहता था कि श्रीलंका के इतने हिस्से को एक अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दिया जाए और उस स्वतंत्र देश का नाम होगा तमिल इलम। बस इसी बात पर श्रीलंका की सरकार और प्रभाकरण के समूह के बीच एक लंबे समय से गृह युद्ध का माहौल था। साल 1987 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने श्रीलंका की सहायता करते हुए वहां पर भारतीय शांति सेना को भेजा। उनका मकसद था श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को खत्म किया जा सके। भारतीय सेना के हस्तक्षेप की वजह से श्रीलंका में प्रभाकरण अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। बाद में यही बात राजीव गांधी की हत्या का सबसे बड़ा कारण बन गया। साल 1889 में राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव हार गए और भारत के प्रधानमंत्री पद से भी हट गए। राजीव गांधी की हार के बाद श्रीलंका में मौजूद भारतीय शांति सेना वापस आने लगे, लेकिन प्रभाकरण को डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से सत्ता में आते हैं तो राजीव गांधी फिर से प्रभाकरण के रास्ते का कांटा बन जाएंगे। इसीलिए प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग की ताकि राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री न बन सके। वहीं दूसरी तरफ इसी प्रभाकरण ने गांधी की हत्या के महज 2 साल के बाद ही श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा को भी मरवा दिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले प्रभाकरण को वादा किया था कि उनकी कुछ मांगों को श्रीलंका की सरकार पूरा करेगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद रणसिंघे प्रेमदासा अपने वादे से मुकर गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभाकरण की शक्ति कितनी बढ़ चुकी थी। प्रभाकरण ने राजीव गांधी सहित श्रीलंका के लगभग 23 से भी ज्यादा राजनेताओं को मरवा दिया था। 20 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को भी मरवाया था। पत्रकारों और खास लोगों को जोड़कर प्रभाकरण ने लगभग 50 से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को मरवाया था। प्रभाकरण ने श्रीलंका में अपनी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा लिया था कि श्रीलंका में उसकी एक भारी भरकम सेना थी जिसके पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी। प्रभाकरण की सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका में अपना अदालत तक बनवा लिया था। अपने लोगों की समस्याओं को वह खुद ही देख लिया करते थे। प्रभाकरण के पास उसकी अपनी एक समुद्री सेना भी थी। प्रभाकरण ने कुछ हवाई जहाज खरीदकर अपना वायुसेना भी तैयार कर लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि प्रभाकरण की सेना को हथियार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा देश उत्तर कोरिया था। किम जोंग इल नाम का यह शख्स उस वक्त उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता था।
प्रभाकरण की सेना के पास लगभग 20 सेकेंड हैंड जहाज थे। इन जहाज़ों को प्रभाकरण की सेना ने जापान से खरीदा था। अपनी सेना के माध्यम से प्रभाकरण श्रीलंका के लोगों से वसूली करता था और जो प्रभाकरण के समर्थक थे, जो चाहते थे कि श्रीलंका से अलग उनका अपना एक देश बने, वह लोग प्रभाकरण को डोनेशन भी देते थे। यही वजह है कि धीरे धीरे प्रभाकरण की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह मिसाइल तक खरीदने की कोशिश करने लगा। हालांकि इसमें कभी सफल नहीं हो पाया। प्रभाकरण की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके इरादे इतने खतरनाक थे कि दुनिया के लगभग 33 देशों ने प्रभाकरण के समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। उस वक्त इसे पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल उग्रवादी समूह माना जाता था। प्रभाकरण का संगठन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक प्रभाकरण की सेना के लगभग 27,000 लोग मारे गए। श्रीलंका की तरफ से लगभग 28,708 सैनिक मारे गए। क्योंकि भारत ने भी अपना सैनिक वहां भेजा था, इसीलिए लगभग 1,165 भारतीय सैनिकों की भी मौत हो गई थी। श्रीलंका के लगभग 5,000 सैनिकों के साथ क्या हुआ कभी पता ही नहीं चला। बाद में उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। लगभग 40,000 से ज्यादा श्रीलंकाई सेना हमेशा के लिए विकलांग हो गए। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक प्रभाकरण और श्रीलंका की सेना के बीच चले इस युद्ध के दौरान लगभग 40,000 से भी ज्यादा आम जनता की मौत हुई थी और कहा यह भी जाता है कि 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रीलंका के आम नागरिक कहां चले गए उनका पता ही नहीं चला। बाद में उन सभी को मृत मान लिया गया। हालांकि अंत में प्रभाकरण के समूह के साथ साथ प्रभाकरण का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो जितना खतरनाक था उतने ही खतरनाक तरीके से उसकी भी जिंदगी का अंत हुआ। अंत में प्रभाकरण की सेना के सभी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभाकरण और श्रीलंका की सेना के बीच जो गृह युद्ध हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण था एक अल्पसंख्यक जाति को इग्नोर करना। दरअसल श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 जाति के लोग रहते हैं। पहला सिंहली, जिनकी आबादी लगभग 75% है, और दूसरा श्रीलंकाई तमिल, जिन्हें भारतीय तमिल भी कहा जाता है। उनकी आबादी लगभग 12% है। साल 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तब वहां पर एक बहुत ही विवादित कानून लागू हुआ था। उस कानून के मुताबिक श्रीलंका में रहने वाले सिंहली जाति के लोग ही वहां के मूल नागरिक हैं और उस वक्त वहां रहने वाले लगभग 7,80,000 तमिल लोगों को श्रीलंका का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस कानून के पारित होने के बाद श्रीलंका में रह रहे तमिल मूल के लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें श्रीलंका से बाहर भी निकाल दिया जाएगा और यहीं से श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म माना जाता है। और बाद में प्रभाकरण ने तमिल मूल के लोगों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश को बनाने का ही प्लानिंग कर लिया। श्रीलंका की आज़ादी के लगभग 55 साल बाद साल 2003 में एक नया कानून बनाया गया, जिसके तहत श्रीलंका में साल 1964 से रह रहे सभी भारतीय मूल के तमिल लोगों को वहां की नागरिकता दी गई। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस गृह युद्ध में भारत ने भारतीय तमिल मूल के लोगों का साथ न देकर श्रीलंका की सेना का साथ क्यों दिया। इस पर बहुत से लोगों का यह मानना है कि इतिहास में भारतीय तमिल लोगों ने भी अपने लिए एक अलग देश की मांग कर चुके हैं। 1960 के दशक तक भी यह मांग जोरों पर थी कि भारत से अलग उन्हें एक देश दिया जाए जिसका नाम होगा द्रविड़ नाडु। हालांकि बाद में द्रविड़ नाडु की मांग धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन अगर श्रीलंका में तमिल मूल के लोग अलग देश हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो द्रविड़ नाडु की चाह रखने वाले लोगों का मनोबल और बढ़ जाएगा, जो कि बाद में खुद भारत की अखंडता के लिए खतरा बन सकता था। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के बहुत से लोग आज भी प्रभाकरण को अपना आइडल मानते हैं। प्रभाकरण को आतंकवादी के तौर पर नहीं बल्कि एक शहीद के तौर पर देखते हैं और श्रीलंका की सेना के द्वारा किए गए उनके बेटे बालचंद्रन की हत्या को लेकर तमिल मूल के लोगों ने कई बार रैली और प्रदर्शन भी किए हैं। राजीव गांधी ने जिस कपड़े को आखिरी बार पहना था उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी और राजीव गांधी का शरीर कुछ ऐसा हो गया था कि उनकी पत्नी सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी को देखने भी नहीं दिया गया। साल 2010 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने राजीव गांधी के कपड़ों को एक सफेद कपड़े के साथ जोड़कर सुरक्षित रखा है ताकि आने वाली भविष्य भी देख सके कि कभी कभी अच्छे काम करने वाले लोगों के जीवन में भी कितना खतरा रहता है। यह वही जगह है जहां पर राजीव गांधी की हत्या की गई थी। यह जगह तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्थित है। भारत सरकार ने वहां पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक तस्वीर बनी है और वह पूरा विस्फोट स्थल 7 खंभों से घिरा हुआ है।